मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि मईशत पर गहरी नज़र भी रखते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी ताल्लुक़ है। मिर्ज़ा साहब, वेलकम करेंगे आपको प्रोग्राम में, जो हम डिस्कशन करें। एक तो बजट के हवाले से आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या थी और अभी जो बजट हुकूमत ने पेश किया है, क्या ये काफ़ी है या इसमें कुछ बेहतरी हो सकती थी? देखिए, मैं अभी कौमी असम्बली से आया हूँ, पार्लियामेंट से बजट पेश किया गया था जी, और बड़ी उसमें डिटेल्स के साथ चीजें डिस्कस की गई हैं। अब कल से ऑनवर्ड 20-22 दिन बजट पे ही बहस होगी। जो चीजें अभी तक अनाउंस की हैं वो मुझे ज्यादा कॉस्मेटिक लगती हैं और वो चीजें ऐसी कोई टेंजिबल नहीं है कि वो स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट उस तबके के लिए डाल सकें जिसके लिए उनको अनाउंस किया गया। मिसाल के तौर पे उन्होंने जो एंटिटीज प्राइवेटाइज करी हैं उनकी तो बड़ी बातें की हैं। पीआईए है, स्पेक्ट्रम 5G है, रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट इसमें किए गए हैं और पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी प्राइवेटाइजेशन। लेकिन उसके साथ जो ज्यादा ब्लीडिंग इदारे थे, जिसमें डिस्कोज हैं, जिसमें स्टेट ओन एंटरप्राइजेज हैं, सीईओ, उनका कोई शेड्यूल, कोई एक रोड मैप नहीं दिया गया कि ये जो हजारा अरब रुपए के नुकसान कर रहे हैं, स्टील मिल है, रेलवे है, वापडा है, तो इनको किस तरह से और कब जो है इसकी ब्लीडिंग रोकी जाएगी। ठीक है। तो वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। दूसरा यह है कि सर्कुलर डेट पे कोई बात नहीं की गई है। 5,000 अरब रुपए से ज्यादा सर्कुलर डेट हो गया है, जिसमें 2,000 अरब रुपए जो है वो पावर का है और 3,000 अरब रुपए जो है वो गैस का है। लेकिन पहले तो कम से कम उन्होंने ये कहा था बैंकों से कर्जे लेके 1,200 अरब रुपए जो है वो दे रहे हैं और सर्कुलर डेट थोड़ा कम भी हुआ था। पावर सेक्टर की बात कर रहा हूँ। लेकिन अभी तक इसमें इन्होंने कोई इसके बारे में कोई तफसील नहीं दी है जिसका हमें इंतजार था। ठीक है। पेंशन 7% और इंक्रीज इन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज सैलरी 7% रिकमेंड की है, लेकिन लोग कम से कम 10% एक्सपेक्ट कर रहे थे। Exactly. अफराद ज़र को भी देखें हम तो वो 7% से ज्यादा है, डबल डिजिट पे पहुंच चुका है। लिहाजा चलें उनको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे और इख्तियार बेग साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। फ़हीम साहब, पहले मैं आपकी तरफ आऊँगी। आपके सेक्टर की एक्सपेक्टेशन, चलें हमारे साथ मौजूद नहीं है फ़हीम साहब। इख्तियार बेग साहब, आप ब्रेक पर जाने से जो बात कर रहे पहले जो बात कर रहे थे, जो मिसिंग चीज़ें आपको नज़र आई हैं सारे बजट में, लेकिन जो पॉजिटिव्स हैं मैं चाहूँगी थोड़ा सा उस तरफ भी आप निशानदेही करें जहाँ पर आपको लगा है कि यहाँ पर ये चीज़ें जो हैं वो सेटिस्फाई हुए होंगे आवाम या आवाम दोस्त कुछ चीज़ें हुकूमत की तरफ से। जी, जो एक रिमार्केबल चीज हुई है जी, और जो शायद ज्यादा लोगों को इतना नहीं पता, वो ये था कि एनएफसी अवार्ड की और 18 अमेंडमेंट की बातें कर रहे थे, लेकिन सूबा ने अपने तौर पे वॉलंटरी मरकज को ये ऑफर करा है कि जी 2 चीजों के लिए, डिफेंस एक्सपेंडिचर्स और डेट रिपेमेंट, इन 2 चीजों के लिए हम कंट्रीब्यूट करने को तैयार हैं। और चारों सूबों ने मिलकर तकरीबन 1,225 बिलियन रुपीस वॉलंटरी ऑफर करा है कि वो फंड जो उनको मिलेंगे उसमें से यहाँ से रिमिट कर देंगे मरकज को, सिर्फ इन 2 चीजों के लिए। तो इसमें ना एनएफसी अवार्ड का फार्मूला तब्दील हो रहा है, ठीक है, और ना 18th अमेंडमेंट रोल बैक हो रही है। ये सूबा ने वॉलंटरी तौर पे, जिसमें पंजाब भी दे रहा है, सिंध भी, केपीके और बलूचिस्तान ने 1,225 से ऑफर करा है। उसकी वजह यह है कि अब डिफेंस बजट हमें बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जो दुश्मन है हमारा और जो उसको 1 साल पहले शिकस्त दी है, अब वो वार करने के लिए फिर तैयार है। वो अपने इक्विपमेंट और अपना आर्सेनल को वो हमारी जदीद से जदीद एक्वायर करना चाहता है और हमारे 10 गुना ज्यादा उसके पास पहले बजट है, मजीद बढ़ा रहा है। तो एक तो उसके लिए ये पैसे, और दूसरा डेट में हमारे जो इंटरेस्ट की पेमेंट्स हैं वो इतनी बढ़ गई हैं कि इंटरेस्ट के लिए और डेट के अदायगी के लिए हमें नए
कर्जे लेने पड़ रहे हैं। बिल्कुल तो सही। ये तो एक कता बात कलामी हो की गई माजरत जो मैं इख्तियार बेग समझता साहब, हूँ। मुझे आगे भी बढ़ना, चूंकि वक्त हमारे पास कम है। फ़हीम उर रहमान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। फ़हीम साहब, जल्दी से ज़रा आप अगर एक्सप्लेन कर सकें, आपकी नज़र में ये बजट कैसा है? जी, एज ऑफ बिन चूँकि बड़े अरसे से गवर्नमेंट भी कह रही थी कि हम वी आर इन टू IMF प्रोग्राम, तो समाओ देखा जाए तो उन्होंने अपनी तरफ से कोई नया टैक्स नहीं लगाया। एक मुतवाज़न बजट है जिसके बेसिक जो प्लस माइनस है मैं आपको ज़रूर कहूँगा। एक तो सैलरीड पर्सन को जो रिलीफ दिया है, इसमें उन्होंने आपका जो सरचार्ज सारा ख़त्म कर दिया और मुख्तलिफ स्लैब पे जो परसेंटेज वो कम की गई है, और जो रियल एस्टेट सेक्टर पे परचेज और सेल पे जो टैक्स कम किया है, विद होल्डिंग टैक्स, ये भी हमारी डिमांड थी ताकि हमारा इस, आपको पता है रियल एस्टेट सेक्टर से कई सेक्टर वाबस्ता है, तो मैं समझता हूँ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और आपका रियल एस्टेट सेक्टर जो है इससे इम्प्रूव होगा। और इसके अलावा जो आपका एक्सपोर्ट सेक्टर को इन्होंने सुपर टैक्स 2% ख़त्म कर दिया है, और एक्सपोर्ट पे जो है एडवांस इनकम टैक्स है उसको भी इन्होंने ये एक्सपोर्ट पे आपने एडवांस इनकम टैक्स को भी इन्होंने 2% से 1.25% किया है। लेकिन जो एक चीज़ मुझे बड़ी हैरत ज़्यादा कर गई वो ये थी कि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है जिसका GDP में शेयर है 19 to 20%, वो बिल्कुल इस हवाले से खामोश है। यानी इस एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर की इम्प्रूवमेंट के लिए उन्होंने कुछ नहीं रखा। BISP प्रोग्राम के मुतालिक मैं ज़रूर कहूँगा कि हम फोरम पे ये कह रहे थे कि ये प्रोग्राम इसको आप ग्रेजुअली एक्सपेंड कर रहे हैं, लोगों को भीख मांगे, यानी आप अपनी जो जनरेशन है हमारी, जो लोग हैं उनको घर बैठे आप उनको कमाना सिखाएं। और ये जो इन्होंने जो रखे हैं, बिल्कुल सही, आपका पॉइंट आ गया। आप ये कह रहे हैं कि लोगों को रोजगार के मौके दें बजाय इसके लोगों को घर बैठे पैसे। ठीक है, वो भी हुकूमत का रिलीफ का एक तरीका है और हुकूमत कई खानदानों को ये रिलीफ सालों से पहुंचाती हुई आ रही है। आपका पॉइंट आ गया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सारे मेहमान जो मौजूद थे, आसमा शिराजी साहिबा, मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, फ़हीम उर रहमान सेगल साहब, मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, आप सारे मेहमानों का बेहद शुक्रिया। प्रोग्राम को करना है मुझे क्लोज। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए।